मॉनसून में सबसे आम बीमारियां कौन सी हैं? तो वाटर बोर्न जैसी डिजीज होती है ना, मोस्टली कॉमन जो बीमारियां मानसून में होती हैं। पेरेंट्स हैं वो एक आम फ्लू या एक कॉमन कोल्ड या फिर न्यूमोनिया कैसे डिफरेंशिएट? यहाँ बच्चा दूध पीना बंद हो जाए, या बच्चा खाना कम कर दे, या बच्चा सुस्त पड़ जाए, जी ठीक है, ये चीज़ें जब हो जाए छाती के साथ, मतलब खांसी जुकाम के साथ, तो आपने इमीडिएटली बच्चों के डॉक्टर को मिलना है। कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी हाँ जी डॉक्टर ने एक बार लिख कर दिया है तो हम यही मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। हर बार वायरस अलग होता है, हर बार इन्फेक्शन अलग होता है, हर बार बैक्टीरिया अलग होता है, हर बार बीमारी अलग होती है, हर बार बताया बहुत सारे मॉनसून में वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जिन्हें हम जल जनित बीमारियां कहते हैं। तो इस केस में पेरेंट्स अब बच्चों को लेकर बाहर भी जाते हैं। एडवाइस होती है पेरेंट्स को कि इस समय अगर आप जाते हो पार्क में, मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनें। जैसे मॉनसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में भी कभी उतार चढ़ाव होता है, तो बच्चों को इस मौसम में रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत आते हैं। पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं, हाँ यहाँ बुखार हो गया हाई ग्रेड, और बच्चा कई बार बुखार में कांपता भी है, तो आपने इमीडिएटली बच्चों को दिखाना है डॉक्टर को, हॉस्पिटल एक्सरे कराए, उसमें पता चल जाएगी क्या है। एसी का जब इस्तेमाल करते हैं सामान्य टेम्परेचर क्या होना जो है? साइंटिफिकली कंफर्ट जोन है वो 25 से 27 डिग्री। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट जूसेस अवेलेबल है डिफरेंट, तो आपके हिसाब से छोटे बच्चों के लिए क्या वो सही है? बाहर वाले होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते डाले होते हैं, एडेड शुगर भी होती है, तो उनसे हमें बचाव हो जाता है नेचुरल चीज़ों से खाने से। नमस्कार एंड वेलकम टू हेल्थ कंपास विद अमर चौहान। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं मॉनसून आ चुका है और बच्चों की जो हेल्थ है वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए जम्मू के जाने माने पीडियाट्रिशियन, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेनाउंड डॉक्टर रविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू स्टेट टाइम्स। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे मॉनसून इलनेस की। तो सर सबसे पहला सवाल है कि मॉनसून में सबसे आम बीमारियां कौन सी हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा जिनसे खतरा है? देखो मानसून में क्या होता है, बारिश होती है जी, बारिशें होने के बाद पानी इकट्ठा होता है जी, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इसमें बैक्टीरिया वायरसेस पनपते हैं जी। उसको क्या होता है कि, और आपने देखा होगा कि गंदा पानी भी कई बार हमारी पाइपों में आ जाता है। बिल्कुल। हम बच्चे जो बड़े बच्चों को तो पता नहीं चलता ना कि पानी कहाँ से पीना है कहाँ नहीं पीना है, तो वो पानी पी लेते हैं। तो ये वाटर बोर्न जैसी डिजीज होती है ना, मोस्टली कॉमन जो बीमारियां मानसून में होती हैं, एक होती है वाटर बोर्न डिजीज जिसमें डायरिया होता है, बच्चों को डायरिया में लूज मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ जिसे हम कहते हैं, दस्त कहते हैं जिसे हम कहते हैं। और तीसरी जो कॉमन चीज़ होती है वो है हेपेटाइटिस, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया जो आम तौर पे कहते हैं। खासकर वायरल हेपेटाइटिस ए जो होती है, हेपेटाइटिस की 3-4 किस्म के होते हैं, बट वायरल हेपेटाइटिस ए जो है इन दिनों में बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा ये तो बैक्टीरिया मैंने बोला, वायरस से हेपेटाइटिस हो गया। कुछ कीटाणु जैसे मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, पानी जगह जगह इकट्ठा हुआ था ना, तो पानी से वो मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं जी। जैसे उसमें मॉस्किटो मलेरिया हो सकता है, आपने देखा होगा कि डेंगू भी हो सकता है। डेंगू भी मलेरिया की तरह ही मॉस्किटो होता है जो काटने से वायरस जो है एक ब्लड में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इन दिनों। स्किन इन्फेक्शन क्या होता है, गमोरियाँ होती हैं, ह्यूमिडिटी हुई होती है, तो पसीना आता है, जिसे डोगरी में हम कहते हैं ना पित्त निकली है, तो पित्त या इंग्लिश में हम कहते हैं मिलिया रुब्रा, या हिंदी में हम गमोरियाँ कहते हैं। वो दाने निकले होते हैं बच्चों के, तो बच्चे बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर कोई हाथ से ऐसे पहुँच रहा है, कोई हाथ ऐसे पसीना पहुँच रहा है, तो उसमें कारण कि वो जो है वो आपको क्या होता है कि वो उसमें कई बार पास पड़ने का डर रहता है। अच्छा सर, जिस तरह से मॉनसून में मतलब एक जुकाम होना बड़ा ही आम बात सी होती है, बड़ों को भी होता है बच्चों को भी होता है, तो मेरा सवाल है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक आम फ्लू या एक कॉमन कोल्ड या फिर न्यूमोनिया या अगर सीरियस फ्लू, तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये देखिए ना, फ्लू जो है एक बड़ा कॉमन टर्म है जी, ठीक है ना। तो कॉमन कोल्ड हो गया जुकाम, जैसे कॉमन कोल्ड मतलब आम जुकाम जिसे कहते हैं, हम इसको नाम ही इसे कॉमन कोल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा छींके बच्चे को स्टार्ट हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है, समटाइम नाक ब्लॉक हो जाता है। बट आपने उस समय उसको सीरियस, हम कहते हैं कोई भी तकलीफ हो सीरियस होती है, बट कई बार क्या होता है डॉक्टर के पास कब जाना है, कब घबराना है, कब हॉस्पिटल में जाना है। जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे को बुखार हो, खांसी ज़्यादा शुरू हो जाती है, ठीक है, छाती से आवाज़ आती है, खड़खड़ की आवाज़ आ जाती है ना, जैसे कि आवाज़ आती है खड़खड़ कर रही है, पेरेंट्स बोलते हैं। यहाँ पसलियाँ तेज़ चलती हैं। हमने अपने पेरेंट्स को, बच्चों को बताया होता है कि भाई डरना तब है खांसी के दौरान अगर आपकी पसलियाँ तेज़ चलने शुरू हो जाए।
यहाँ बच्चा दूध पीना बंद हो जाए, या बच्चा खाना कम कर दे, यहाँ बच्चा सुस्त पड़ जाए, ठीक है, ये चीज़ें जब हो जाए छाती के साथ, मतलब खांसी जुकाम के साथ, तो आपने इमीडिएटली बच्चों के डॉक्टर को मिलना है, या साथ पास के कोई अस्पताल में जरूर देखने जाना चाहिए इसको। अदरवाइज क्या होगा कि जुकाम है, कई बार वायरल आप कहते हैं ना जुकाम है, छींकी आई, तो इसके लिए आप कहोगे नहीं हमें एंटीबायोटिक लेनी है। एंटीबायोटिक ऐसे नहीं लेनी है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, खुद से तो सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं है। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी हाँ जी डॉक्टर ने एक बार लिख कर दिया है तो हम यही मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं, तो उस पर आप बताएं। नहीं बिल्कुल, वो देखो मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि हर बार वायरस अलग होता है, हर बार इन्फेक्शन अलग होता है, हर बार बैक्टीरिया अलग होता है, हर बार बीमारी अलग होती है, हर बार बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की इम्यूनिटी अलग है, हर इंसान को भगवान ने बनाया, हर एक बॉडी की शारीरिक जो है अंदर से अलग अलग बनावट है, ठीक है। ये नहीं कि उसको दवाई से आराम लगा तो इसको भी इस दवाई से आराम लगेगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। तो बेस्ट होता है कि जो भी चीज़ है पहले आप तो घरेलू नुस्खे करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं लगता नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास मिलिए, उनकी सलाह पे दवाई भी लीजिए। लेकिन ये नहीं कि उस वक्त 2 साल पहले हमने वो दवाई खाई थी, इससे आराम आया था, आज हम वही करेंगे, ऐसा नहीं है। कि मैंने कहा ना हर बारी वायरस अलग हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया अलग होता है। तो ये बड़ा मैं कहूँगी एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है आप सबके लिए कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर बार जिस तरह से सर ने बताया वायरस अलग होता है, बॉडी का टाइप अलग होता है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया बहुत सारे मॉनसून में वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जिन्हें हम जल जनित बीमारियां कहते हैं, तो इस केस में पेरेंट्स अब बच्चों को लेकर बाहर भी जाते हैं, मस्किटो है जिससे आपने बताया डेंगू और मलेरिया ये सब होते हैं, तो इस केस में बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए अगर आप पानी के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि देखिए पानी हम सबको बार बार बोलते हैं कि बॉयल करके पीना चाहिए। जैसे ना वायरस जो है बैक्टीरिया है जो पानी बॉइलिंग से ख़त्म हो जाते हैं जी। तो एक तो नियम बना लीजिए कि जब भी आपने पानी बच्चे को देना है आपने बॉयल करके आपने कहीं स्टोर करके और फ्रिज में घड़े में मटके में कहीं भी बॉयल करके रखना चाहिए। तो उसमें एक तो ये है। दूसरा बाहर से जहाँ पे बच्चे नंगी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी अट्रैक्टिव होती हैं, बच्चे हम लोग बाहर फेड़ियाँ आते हैं कुल्फ़ी खा लेते हैं, देखा ना कोई समोसा खा रहा है कोई कुलचा खा रहा है, तो वो हमने देखना है कि वहाँ पे जहाँ बहुत बड़ी ज़्यादा मक्खियाँ बैठी हों उनको अवॉइड करना चाहिए, मक्खियों से अवॉइड करना, क्योंकि मक्खियाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन मक्खियाँ एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे मक्खियाँ कैसे फैलाती हैं आपको पता होना चाहिए। जो बाहर आजकल तो बहुत अच्छा है कि हर घर में टॉयलेट है, बिल्कुल, लेकिन गाँव में अभी भी लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे, इवन शहरों में मैंने देखा है कि जगह खुली जगह पे लोग सोच के लिए चले जाते हैं। वहाँ से मक्खियाँ, उस बच्चे ने वहाँ पे खाना किया, उसको डायरिया था, उसको इन्फेक्शन था, वहाँ से मक्खी उठी किसी घर में चली गई, किसी खाने पे बैठ गई, वो आपके मुंह में चला ब्रीड करती है, इसी से इन्फेक्शन जाता है। तो ठीक है ना, मक्खियों से बचाना है हमने। कमरे तभी मकान जो आपने बनाए होते हैं, जालियाँ लगाई होती हैं, बिल्कुल इसलिए लगाए होते हैं, ये बता रहे हैं कि आपके रोकथाम के लिए कैसे हम कह सकते हैं। इसी तरह आप जब से कहा कि बच्चे बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, देखो पार्क में क्या होता है, इस समय बरसात में क्या होता है, ग्रीनरी होती है, मॉस्किटो और भी कई किस्म के इंसेक्ट्स हैं, वो ज़्यादा ब्रीड करते हैं। हाँ जी, इवन आपने देखा कि छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है ना। चलो सिटी एरिया में तो कम होते हैं, बट गांव एरिया में जहाँ पे ओपन एरिया होते हैं, ओपन पार्क्स हैं, वहाँ पे तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा एक ही एडवाइस होती है पेरेंट्स को कि इस समय अगर आप जाते हो पार्क में, मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि आप फुल बाजू के कपड़े पहने, ठीक है। दो बेशक थोड़ी सी आपको गर्मी लगती है, बट उसमें क्या होता है कि आप एटलीस्ट जो है इंसेक्ट वहाँ बाइट नहीं करे। इसी तरह पैंट की जगह आप पैंट पहने, निकर की बजाय शॉर्ट पहनने की जगह फीके पहने, जूते जरूर पहने। तो इसमें कोई आपको इंसेक्ट बाइट भी करेगा तो आपको एटलीस्ट एक लेयर है वो बचाती है, बचा लेती है, ठीक है ना। एक तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा में घरेलू नुस्खा ये होता है कि सरसों का तेल हर घर में होता है, हाँ जी, ठीक है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि आप सरसों का जहाँ बाहर जाना भी है आपने, ये सरसों का तेल लगा लो, ओके, ठीक है। उसमें भी जो भी इंसेक्ट रहता है वो क्या करता है, उसकी स्मेल से या उसके वो एक लेयर बनी होती है, हाँ उसके ऊपर बाइट नहीं करता है। तो ये एक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा टिप आपने दिया। अदरवाइज मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सर का बड़ा अच्छा टिप रहा। जी आप ये घरेलू कर सकते हैं, थोड़ी सी जरूर। कई पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी उसमें सरसों के तेल से स्मेल आएगी, लेकिन मैं कहूँगा
कि स्मेल तो आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर, लेकिन आपको रोकथाम होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। आप अपने कपड़े, क्योंकि फुल बाजू कपड़े नहीं पहनता बच्चा, तो हम तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट ये पहले। अदरवाइज मार्केट में और भी चीज़ें आई हैं, क्रीम्स आई हुई हैं, एंटी मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि चलो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं तो कहता हूँ हम ये घरेलू नुस्खे करें, तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है जी। और ये मुझे लगता है ये सदियों पुराने नुस्खे हैं, ये जो बिल्कुल पुराने लोगों ने बताया, हम लोग उन्हीं को अप्लाई करते हैं जी। अच्छा सर, जिस तरह से मॉनसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में भी कभी उतार चढ़ाव होता है, तो बच्चों को इस मौसम में रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत आते हैं, सांस संबंधी समस्याएं जिन्हें कहते हैं, तो इस पर क्या आप टिप्स देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल के कारण क्या होता है कि जो इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हुई होती है, एक दूसरे से छींके मारते हैं बच्चे, जैसे ये ना वो वायरस फैलते हैं, तो आपके लंग्स में चला जाता है, नाक के थ्रू लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में इन्वॉल्व हो गया तो हम उसको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी। जब तक नाक के ऊपर होता है, ट्रैकिया इसके ऊपर होता है, उसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, ठीक है। बट जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया तो इसका मतलब छाती में निमोनिया होने का डर रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। मैंने कहा ना, बच्चा क्या होता है, एंग्शियस हो जाता है, एक्चुअली बोलते बोलते थक जाता है, तो वो क्या होता है, थक जाता है। तो वो हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं, हाँ यहाँ बुखार हो गया हाई ग्रेड, और बच्चा कई बार बुखार में कांपता भी है, तो आपने इमीडिएटली बच्चों को दिखाना है डॉक्टर को, हो सकता है डॉक्टर एक्सरे कराए, उसमें पता चल जाएगी क्या है। पसलियाँ तेज चलना जो है एक ऐसा घरेलू क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है पेरेंट्स की, कि अगर आपको लग रहा है कि तेज तेज पसलियाँ चल रही हैं, तो इसका मतलब आपने इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है सर, जब तेज बुखार बच्चों को होता है तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कवर करते हैं ताकि ठंड ना लग जाए बच्चे को, है ना, मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो इस पर आप क्या एडवाइस देते हैं? देखो, ये बिल्कुल कंट्रास्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपने सही कहा, लोग ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादा बुखार होगा कपड़े और पहना देते हैं, जबकि जब बुखार होता है, बुखार में क्या होता है, बॉडी आपकी हीट हो रही है, बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। उसमें हमारा प्राइम एम है कि टेम्परेचर किसी तरह लोअर किया जाए, कम किया जाए। अदरवाइज क्या होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 5 साल के छोटे बच्चे, जो 5 साल की उम्र के, बुखार कई बार उनको सिर चढ़ जाता है और वो उनको दौरा पड़ने का डर रहता है, जिसको फेब्राइल सीजन कहते हैं, ठीक है। वो फिर क्या होता है, वो एक ऐसा डरावना सीन होता है कि पेरेंट्स डर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रोकथाम के लिए बेस्ट जो है, अगेन घरेलू नुस्खा होता है कि कपड़े कम करने हैं रादर पहनाने के। इवन सर्दियों में भी आप जो है कपड़े जो है कम पहनाने चाहिए, जब बुखार ज़्यादा हो कपड़े कम करने चाहिए। इमीडिएटली स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। स्पॉन्जिंग का मतलब होता है पोछा लगाना, जैसे कहते हैं ना, पोछा लगाते हैं, जैसे फ्लोर पे पोछा लगाते हैं। अपना रुमाल गीला किया, निचोड़ा टॉप से बॉटम तक, सिर से लेके फुल बॉडी को पोछा लगाना है, ऐसे से पहुंचना है, आगे पीछे पहुंचना है, फिर ऊपर फैन ऑन कर देना है, जिससे कि बॉडी का, आप अपने फिजिक्स याद कीजिए कि उसमें इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस तरह से हमारी बॉडी की हीट बाहर निकलती है। हमारा प्राइम एम होता है कि देखिए, दवाई हम देते हैं ना पैरासिटामोल जैसे, उसका भी इमीडिएटली असर नहीं होता है, टेम्परेचर उससे भी स्वेटिंग इमीडिएटली होती है, इमीडिएटली असर नहीं होता है, ये बताओ, उसमें भी 1 घंटा लगता है असर का, दवाई का असर करने। बट ये जो तरीका है स्पॉन्जिंग, इससे इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। और हाई ग्रेड टेम्परेचर जो खास कर, तो इसका इमीडिएटली मिलता है। स्पॉन्जिंग करें आप, तो कपड़े कम करें, लाइट करें, फैन ऑन करें, अगर एसी है तो एसी में रखें, स्पॉन्जिंग करते रहें, साथ साथ टेम्परेचर देखते रहें। और आप देखिए, और कोशिश ये करना चाहिए गुनगुना पानी या नलके का पानी, आजकल गुनगुना ही होता है। सर्दियों में आप गुनगुना पानी कर सकते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म पानी कह सकते हैं, ठंडे पानी से नहीं करना, बर्फ वाली कभी नहीं लगानी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर हमने भी देखा है कि चिल्ड पानी से जो है वो गर्म पानी, ठंडे पानी से पट्टियां की जाती है, बट पट्टियां नहीं करनी है। पट्टी देखो क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं, यहाँ पट्टी रख दी, ऊपर कंबल दे दिया, वो आपका टेम्परेचर इतना सा टूटेगा। और उसके बाद क्या होगा, चिल्ड वाटर से बच्चे को क्या कंपनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसा पानी होना चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर जो है बराबर रहे, जिससे हीट इवेपोरेट आसानी से हो। उसमें क्या होगा, इतनी सी पट्टियां रखते हैं लोग, उसमें क्या होता है, इतना सा टेम्परेचर डाउन होगा। तो हमने क्या करना है, पहुंचना है, ये। उसके अलावा अगर आप पहुंचने से भी ठीक नहीं हुआ, आप इमीडिएटली शावर दिला दो, नहला दो बच्चे को। हर घर में शावर लगा हुआ है, नहीं हो तो शावर के नीचे रख दो, नहीं हो तो आप को, उससे भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। हमारा प्राइम एम यही है कि बच्चे का टेम्परेचर को डाउन करना है। उसके बाद अगर कम टेम्परेचर हो जाता है, उससे ज़्यादा बर्फ़ वाले नहीं करना, क्योंकि शिवरिंग शुरू हो जाएगी और थोड़ा टेम्परेरी होता है, वासो कंस्ट्रक्शन होती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। तो ल्यूकवार्म पानी, नलके का पानी, जो आजकल नल का थोड़ा गुनगुना ही होता है,
उसे कीजिए, तो ये करना चाहिए आपको। जी, बहुत बड़ा टिप था ये सभी पेरेंट्स के लिए। सर एक और सवाल है, जिस तरह से अभी ह्यूमिडिटी बहुत है तो बड़े सारे लोग एसी का जब इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर 16, 17, 18 यहाँ पर रखते हैं, तो वो बच्चों के लिए या इनफैक्ट बड़ों की भी हेल्थ में जानना चाहूँगी एक सामान्य टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाँ, ये देखो ये बड़ा कॉमन है आजकल, हमारे भी घरों में भी ऐसा ही होता है कि ये एक कॉमन फैशन बन गया कि हमने एसी लगाया 16 पे, जैसे आपने कहा 17 या 16 डिग्री रखा और उसके बाद कंबल ले लिया। उस एसी का क्या फ़ायदा जब आपने कंबल भी ले लिया। तो आपने एसी का मेन जो एम है वो है ह्यूमिडिटी कम करना, ठीक है ना। एसी का काम ये है क्या आपकी, देखना आपने देखा होगा कि आपने जब आप एसी का आउटलेट होता है ना, वहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है। वो आपकी बॉडी जो कमरे की ह्यूमिडिटी है वो कम करता है, तो कंफर्टेबल आपको करता है। जो कंफर्ट जोन है, जो साइंटिफिकली कंफर्ट जोन है वो 25 से 27 डिग्री है। 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। आपको कोई कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है ना। आप फ़ैन ऑन कर सकते हो, फ़ैन अगर लगाना चाहो, नहीं कर सकते हो तो भी है, उसमें ना आपको सर्दी होगी। क्या होता है कि अचानक लाइट बंद हो जाती है, सपोज करो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आपने 16 पे रखा, अचानक लाइट बंद हो गई, आपने कंबल लपेटा हुआ था बहुत ज़्यादा, आप क्या करोगे, कंबल फेंकोगे। बच्चे भी कंबल फेंकते हैं, और पेरेंट्स की यही कंप्लेन है, सर ये बच्चा कंबल लेता नहीं। अरे आप कंबल क्यों दे रहे हैं, पहली बात ये है, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर इतना रखा है तो टेम्परेचर ऐसा रखिए जिससे वो कंफर्ट फील करे बच्चे। तो 25 to 27 डिग्री जो है दैट इज़ अ कंफर्ट जोन, वहाँ पे रखेंगे, ना सर्द होगा ना गर्म होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। और आपको देखा होगा कि आपने जब ज़्यादा टेम्परेचर रखा होता है ना, लो टेम्परेचर रखा होता है, आपको उठने के बाद आलस आता है। हाँ जी, ये नोट करना आपने। हाँ जी, एक मतलब प्रैक्टिकल लेवल बता रहा हूँ, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। आपको आलस आएगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, और जो बॉडी में ऐसा लेथार्जिक फील। तो लेकिन आपने 25 से 27 करके एक दिन ट्राई करके देखना, आपको बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे, ना आपको ज़्यादा वो सुस्ती पड़ेगी, ना आपको यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। तो बच्चों के लिए भी हम यही कहते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर का जो है, और टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 16 कर दिया फिर कंबल दे दिया तो वो से सर्द गर्म, जैसे डोगरी में कहते हैं कि सर्द हो गई, गर्म हो गई, कंबल लिया नहीं लिया, ठंडा हो गया, बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा तो छोटा होता है ना, उसे कभी बाहर जाना है कभी अंदर आना है, एग्जैक्टली, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। जी अच्छा सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से बहुत गर्मी है, पेरेंट्स भी बच्चों को ठंडा, जैसे कोल्ड ड्रिंक है या मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट जूसेस अवेलेबल है डिफरेंट, तो आपके हिसाब से छोटे बच्चों के लिए क्या वो सही है? देखिए ये जो रेडीमेड, जो हम रेडीमेड बोलते हैं ना, जो क्या करना है, जूस क्यों देना, हमें देना चाहिए बच्चे को फाइबर दे रहे ना, तो फाइबर, फुल फाइबर देना चाहिए। क्या होता है फुल फाइबर में, जैसे सेब खिला दो, अनार खिला दो, पपीता खिला दो, जो सीजनल फ्रूट है वो एज सच खिलाइए। आदत डालिए बच्चे को, क्योंकि क्या हमने खुद अपने बच्चों को आदत डाल दी हुई है बाहर के जूसेस के लिए। अट्रैक्टिव, वो पैकिंग भी ऐसी अट्रैक्टिव होती है कि आपका अपना मन लुभा जाता है, और कलरफुल होते हैं, ठीक है। जो भी कंपनीज होती हैं इतनी कलरफुल बनाती हैं कि आपका अपना मन करता है। लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ें लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेचुरल फाइबर जरूर जाएगा, फाइबर से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आप ये चीज़ बिल्कुल। और जो वेट कॉन्शियस होते हैं उनका वेट भी नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। तो एडेड क्या होता है, ये जो बाहर वाले होते हैं प्रिजर्वेटिव भी होते डाले होते हैं, एडेड शुगर भी होती है, तो उनसे हमें बचाव हो जाता है नेचुरल चीज़ों से खाने से, नेचुरल चीज़ें प्रोडक्ट खाने से। और आदत डालनी है बच्चों के, और वो तभी आदत डलती है जब आप खुद खाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर घर में ही हम लोग रेडीमेड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो वो बच्चों को, बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। तो आपने अगर आप डाइनिंग टेबल पे या घर में बैठ के उनके सामने फ्रूट खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं या सैलड खा रहे हैं, बच्चे वही नकल मारते हैं, वही खाते हैं। और पानी, हर घर में नींबू होता है, हर घर में नमक होता है, हर घर में चीनी होती है, अब नमक चीनी का पानी पीजिए। जैसे ORS मार्केट में जो बनता है, तो आपका कहना है कि हाँ, ये घर में भी बन जाता है। कई बार इमरजेंसी लग जाती है, कर्फ्यू लग जाता है, वार लाइक सिचुएशन होती है, दुकानें बंद हो गई, केमिस्ट शॉप की खुली नहीं है, आप घर में बनाइए ORS, बड़ा आसान तरीका है। थोड़ी सी चीनी डालिए चुटकी भर, ठीक है ना, थोड़ा सा नमक डालिए, नींबू डालिए, 1 लीटर पानी भी बनाइए, स्वाद बन जाता है। इसीलिए दाल का पानी के भी वो एज ए ORS यूज़ किया जाता है। लस्सी को हम ORS का यूज़ कर सकते हैं, लस्सी हर घर में होती है, दही होता है, तो ठीक है ना। ये चीज़ें देखो, पुराने नुस्खे हैं, पुराने लोगों क्या करते थे, किसी ज़माने में कभी डायरिया होता था, हैजा के बोलते थे, आजकल तो हैजा टर्म खत्म हो गई ना। पहले जब दस्त लगते थे उसको हैजा कहते थे। मुझे अभी तक याद है कि मेरे बचपन में हमें लोग प्याज कूट के उसका पानी पिलाया करते थे, नमक डाल के कि। तो लेकिन बाद में जब हमने MBBS किया, हमने देखा
कि उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जो कि साइंटिफिकली नमक चीनी का उन्होंने बनाना, स्कंजबी बनाते थे। जब भी डायरिया उन्होंने नमक चीनी बनाई, स्कंजबी बना के पिला देनी। आज भी देखो आप हर जगह रेडियो लगी होती है, स्कंजबी की लगी होती है ना, और आपको रिफ्रेशिंग फील होता है। हाँ जी। जब आप थका होते हो तो क्यों, हमारे बॉडी का पसीना निकलता है, पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, आपने देखा होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पीते हैं हम तरोताजा हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए तो होममेड जो चीज़ें आती हैं, हमें ऑलवेज गो फॉर होममेड चीज़ें। राइट सर। सर अब लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से मॉनसून इलनेस पे ही सारी बातचीत चल रही है, तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर खास तौर पे? 2-3 चीज़ों में बताऊंगा। एक तो हमने जैसे स्टार्ट किया था सेल्फ मेडिकेशन, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपको देखो कोई भी है, सलाह जो भी लेनी है डॉक्टर की सलाह पे दवाई लीजिए, खुद मत कीजिए। ना टेलीफोन करके किसी से, अपने फ्रेंड से पूछा यार मेरे को उससे फ़र्क पड़ा था, आप इसको भी दे दो। हर एक बच्चे का बॉडी वेट अलग होता है ना। एज है किसी की बच्चे की 6 साल, उसका वेट है 22 किलो, एक है बच्चे का 6 साल, उसका वेट है 40 किलो, होता है ऐसे। तो 40 और 18 वाले में डिफरेंस है। और वेट डोज उसकी जो हम टेलीफोन पर यार 6 साल के बच्चे के लिए दवाई देंगे। अब मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना बच्चे का, दुकान पे जाते हैं, हम कहेंगे 6 साल के बच्चे को कपड़े दे दो। बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल बोला आपने। प्रैक्टिकली बोला ना। जब बच्चे को दिखाएंगे इस बच्चे के साइज के, वो कहेंगे सर ये तो 6 साल का लगता है, नहीं तो 10 साल का लगता है। ठीक है ना। तो हम इसी तरह जो दवाइयाँ भी दी जाती है ना, बॉडी के वेट के हिसाब से दी जाती है। ठीक है ना। तो ये नहीं कहना कि 6 साल का है बच्चा तो इसको ये दवाई देनी है, तो बड़ी उसका, इसलिए हम आजकल हर एक बच्चे के जब बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं या अस्पताल में जाते हैं, वेट जरूर चेक करते हैं, वेट के अनुसार दवाई दी जाती है। ठीक है। जिस तरह से वेट की बात चल रही है, एक सवाल मेरे जहन में, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे ना बहुत वीक होते हैं, तो उनको बेशक वो एक्टिव होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के माइंड में होता है कि जी ये बहुत पतला बच्चा है, तो उस केस में क्या एडवाइस करना चाहिए? देखो पतला बच्चा ये तो हमारा अपना सोच है। देख ली ना, हर एक, मैं आपको बता दूं 40 साल का बच्चा, 40 किलो का बच्चा होगा 6 साल का, पेरेंट्स को वो भी लगेगा मेरा बच्चा कमजोर है। और वो नहीं कहेगा, उसका आपका रिश्तेदार आएगा ना कोई देखने का कि कितना तू बच्चा कमजोर कर उड़ेगा, वो ये नहीं देख रहा कि बच्चा होता है, वो माँ के दिमाग में ये आएगा यार उस लेडी ने 6 किलो इसको बोल दिया मेरे को कमजोर। क्योंकि हमें क्या आता है, हम हर घर में जाते हैं, हमें कुछ बोलना होता है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि मोटा हो गया। ये थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का एक वो है। तो हम ये कोई ना कोई कमेंट देना ही है, तो हमने कहना यार बच्चा आपका कमजोर लग रहा है। तो मदर के दिमाग में क्या आता है, हर एक इंसान में नेगेटिव चीजें पहले घुसती हैं। जी जी, ये नोट करना कि अच्छा इसने बोला, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कमजोर हो गया, पहले बहुत खाता था, कल देखो क्या 6 साल का बच्चा है, 40 किलो वेट है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, तो वो ऐसी नहीं है। हर एक बॉडी का, मैंने पहले ही कहा था कि बॉडी का फिजिक अलग होती है, बॉडी फिगर अलग होता है, बनावट अलग होती है, बट जो थिन बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। आपने ये देखना चाहिए मेरा बच्चा एक्टिव है कि नहीं है। वो क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा मोटा हो गया, 2 कदम नहीं चल सके। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। आजकल के मोबाइल ने ऐसे कर दिया कि वो बैठे बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, खाना खाते हैं, वेट का पता नहीं चलता कितना। पेरेंट्स भी बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे बच्चे ने 2 प्लेट खाना खा लिया, लेकिन वो नहीं देखा कि वेट कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ओबेसिटी जो एक अभी आने वाली एपिडेमिक है आने वाले पीरियड में स्पेशली, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या मैसेज देना है। एक तो हमने कहा सेल्फ मेडिकेशन नहीं देना, दूसरा पानी बॉयल करके देना है, जगह जगह जहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है ना। ये डेंगू वायरस या ये जो मॉस्किटोज़ के लिए पनपने के लिए ना पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, या कोई गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है ना। तो ये पानी बॉयल करके पीना है। ठीक है। कोई आपकी पाइपें टूटी हुई हैं तो उसको रिपेयर करवानी चाहिए, ये ज़रूर करवाना चाहिए। तो यही चीज़ें आपने प्रिकॉशंस लेंगे। मैंने आपको कहा जहाँ मक्खियाँ उड़ रही हैं वहाँ से बचाव करना चाहिए। ठीक है ना। और फुल बाजू के कपड़े पहन के पार्क में जाना चाहिए। अगर वहाँ नहीं जाते हैं और आपने सोचा नहीं हमने शॉर्ट कपड़े पहन के जाना है, तो भी आपने कुछ ना कुछ ऐसी थिन सी लेयर सी कोई अप्लाई करिए जिसके ऊपर इंसेक्ट ना आए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जाने माने डॉक्टर रविंदर गुप्ता, जिनके साथ हमने काफ़ी सारे टॉपिक पर, काफ़ी सारे मैं कहूँगी मुद्दों पर बातचीत हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जहन में जो भी सवाल थे उनका जवाब इन्होंने बखूबी दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मॉनसून में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और डॉक्टर साहब के दिए गई सभी सलाहों पर ज़रूर अमल कीजिए। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें स्टेट टाइम्स।